मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर और अपने परिवारजनों के साथ जब मिलते हैं तो वो कितना सुखद होता है, कितना संतोषदायी होता है। मन की बात के द्वारा आपसे मिलकर मैं यही अनुभूति करता हूँ। और आज तो हमारी साझा यात्रा का ये 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे। साथियों, जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। साथियों, जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें
करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक झलक है। भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है। हमें देश की इन सफलताओं से, देश के लोगों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी है, गर्व करना है, नए संकल्प लेने हैं। मैं एक बार फिर आप सबको 2024 की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमने अभी भारत को लेकर हर तरफ जो आशा और उत्साह है, उसकी चर्चा की। ये आशा और उम्मीद बहुत अच्छी है। जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में कितनी बातें होती हैं। ये हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया, उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो ऐप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है। साथियों, भारत के प्रयास से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बहुत सारे अवसर मिले। इनमें लखनऊ से शुरू हुए किरोज फूड्स, प्रयागराज के ग्रैंडमा मिलेट्स और न्यूट्रास्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्टअप शामिल है। एल्पिनो हेल्थ फूड्स, अबोरियल और किरोज फूड से जुड़े युवा हेल्दी फूड के ऑप्शंस को लेकर नए नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। बेंगलुरु के अनबॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाओं ने ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदीदा डाइट चुनने में मदद कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे इस क्षेत्र से जुड़े कोचेस और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जोगो टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स इस मांग को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। साथियों, आज फिजिकल हेल्थ और वेलबींग की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि मुंबई के इन्फी हिल और योर दोस्त जैसे स्टार्टअप्स मेंटल हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथियों, मैं यहाँ कुछ ही स्टार्टअप्स का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में
इनोवेटिव हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहें। मैं आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ। ये पहला मैसेज सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का है। ये फिटनेस विशेष रूप से फिटनेस ऑफ द माइंड यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. सामान्य तौर पर सद्गुरु जी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। आइए अब हम जानी मानी क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। हरमनप्रीत जी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी की बातें निश्चित रूप से आप सभी को प्रेरित करेगी। आइए ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को सुने। हम सभी जानते हैं कि उनके खेल शतरंज के लिए मेंटल फिटनेस का कितना महत्व है। Namaste, I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep.
Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. I think 7 or 8 is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep, because that is when the next day you're able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. आइए अब अक्षय कुमार जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं है। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार, ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केयर। जय महाकाल। इस सेक्टर में कई और स्टार्टअप्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूं। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूं और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। साथियों, हर किसी ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहें, फिट रहें। 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा। मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया।
मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन एआई टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। काशी तमिल संगमम में आए लोग इस प्रयोग से बहुत उत्साहित दिखे। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में एआई की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े एआई टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। साथियों, बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है। अब मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। मंगलो गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। कुडुख भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। कुडुख भाषा की अपनी लिपि भी है, जिसे तोलंग सिकी नाम से जाना जाता है। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। इस स्कूल को शुरू करने वाले अरविंद उरांव कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस प्रयास से बेहतर परिणाम मिलने लगे तो गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए। अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से बच्चों के सीखने की गति भी तेज हो गई है। हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। साथियों, हमारी भारत भूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है। सावित्रीबाई फुले जी और रानी वेलु नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतियां हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा। आज से कुछ ही दिनों बाद 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। वे कितनी दयालु थी, इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है।
जब वहां प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। तमिलनाडु के मेरे भाई बहन आज भी उन्हें वीरा मंगई यानी वीर नारी के नाम से याद करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। अंग्रेजों ने शिवगंगा साम्राज्य पर हमले के दौरान उनके पति की हत्या कर दी थी, जो वहां के राजा थे। रानी वेलु नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुश्मनों से बच निकली थी। वे संगठन बनाने और मरूद ब्रदर्स यानी अपने कमांडरों के साथ सेना तैयार करने में कई सालों तक जुटी रही। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया और बहुत ही हिम्मत और संकल्प शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। रानी वेलु नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी सेना में पहली बार ऑल विमेन ग्रुप बनाया था। मैं इन दोनों वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरे परिवारजनों, गुजरात में डायरा की परंपरा है। रात भर हजारों लोग डायरा में शामिल होकर के मनोरंजन के साथ ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस डायरा में लोक संगीत, लोक साहित्य और हास्य की त्रिवेणी हर किसी के मन को आनंद से भर देती है। इस डायरा के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी। हास्य कलाकार के रूप में भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने 30 साल से भी ज्यादा समय से अपना प्रभाव जमा रखा है। हाल ही में भाई जगदीश त्रिवेदी जी का मुझे एक पत्र मिला और साथ में उन्होंने अपनी एक किताब भी भेजी है। किताब का नाम है सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सर्विस। एक किताब बड़ी अनूठी है। इसमें हिसाब किताब है। ये किताब एक तरह की बैलेंस शीट है। पिछले 6 सालों में भाई जगदीश त्रिवेदी जी को किस किस कार्यक्रम से कितनी आय हुई और वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा किताब में है। ये बैलेंस शीट इसलिए अनोखी है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आय एक एक रुपया समाज के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, दिव्यांगजनों से जुड़ी संस्थाओं, समाज सेवा में खर्च कर दिया। पूरे 6 साल का हिसाब है। जैसे किताब में एक स्थान पर लिखा है 2022 में उनको अपने कार्यक्रमों से आय हुई 2,35,79,674 रुपये और उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी पर खर्च किए 2,35,79,674 रुपये। उन्होंने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है। हुआ यूं कि एक बार भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने कहा कि जब 2017 में वो 50 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनके कार्यक्रमों से होने वाली आय को वो घर नहीं ले जाएंगे बल्कि समाज पर खर्च करेंगे। 2017 के बाद से अब तक वो लगभग 8.25 करोड़ रुपए अलग अलग सामाजिक कार्यों पर खर्च कर चुके हैं। एक हास्य कलाकार अपनी बातों से हर किसी को हंसने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन वो भीतर कितनी संवेदनाओं को जीता है, ये भाई जगदीश त्रिवेदी जी के जीवन से पता चलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पास पीएचडी की 3 डिग्रियां भी है।
वो 75 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से कई पुस्तकों को सम्मान भी मिला है। उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में मेरे साथ बस इतना ही। 2024 अब कुछ ही घंटे दूर है। भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी फैसला ले, हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा, इससे देश का क्या लाभ होगा। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, खूब आनंद से रहें, मेरी यही प्रार्थना है। 2024 में हम फिर एक बार देश के लोगों की नई उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।